रजत फ्रॉम rajatnegi.com। और हमने डे वन की क्लास में देखा था कि हमारा बिजनेस कैनवस मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक 3 C's 3 K's, ये सब हमने पढ़ा था। हमने साथ साथ ये भी देखा था कि एक बिज़नेस के लिए कस्टमर कितना इम्पोर्टेंट या कितना मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि एक बिज़नेस को चलाने के लिए दो ही चीज़ चाहिए होती हैं बिज़नेस को। जैसे मैं एक गाड़ी का एग्जांपल लूँ तो गाड़ी सिर्फ दो ही चीज़ से स्टार्ट हो सकती है, एक फ्यूल से और एक होती है की से। तो उस उस फ्यूल का काम, यानी उस बिज़नेस की गाड़ी को चलाने का काम हमारे कस्टमर्स करते हैं। ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है, हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो फीजिबल है या नहीं। यानी उस बिज़नेस के 3 K's जो हमने डिसाइड किए थे, 3 K's, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज़ एंड की पार्टनरशिप, क्या आ, ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर हम इनको स्पेसिफाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे बिज़नेस कितना फिजिबल है। ठीक है, तो मैंने अपनी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर की हुई है। आ, अब मैं इस पे लिखता हूँ। ठीक है, तो हमने 3 K's से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 K's हमने क्या क्या देखे थे? 3 K's हमने देखे थे की रिसोर्सेज, पहला था की रिसोर्स, दूसरा था की एक्टिविटी, और तीसरा था की पार्टनरशिप। ठीक है, तो की रिसोर्सेस पे बात करते हैं पहले। तो की रिसोर्स क्या है? की रिसोर्स बेसिकली ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे बिजनेस जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरनली हैं। लाइक जैसे हम की रिसोर्स में देखते हैं हम इंटरनल पीपल। ठीक है, जो वैल्यू डिलीवर करने वाले हैं। की रिसोर्स, हालांकि हम इसको सीक्वेंस में अगर देखें तो की एक्टिविटीज़, की रिसोर्स और की पार्टनर्स हैं, बट अभी हम 3 K की बात कर रहे हैं कोलाबरेटिवली। तो हम पहले की रिसोर्सेज लेके चलते हैं, क्योंकि वो इंटरनल टीम को दिखाते हैं हमारा। ठीक है, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कंपनी के इनसाइड लाई करते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, वो एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे किसी कंपनी के नाम कुछ पेटेंट होना। ठीक है, तो वो उसका एसेट हुआ। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? ह्यूमन कैपिटल हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल हो सकता है। साथ साथ कुछ फाइनेंशियल स्कीम या फाइनेंशियल नेचर हम कह सकते हैं कि किसी रिसोर्स का कुछ फाइनेंशियल नेचर है और फिजिकल नेचर भी है। ठीक है, तो हम ना इनको साथ साथ एक ये भी देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ की रिसोर्स, यहाँ मैं लिखता हूँ फिज़िकल। मैं यहाँ पे फिज़िकल हमने देख लिया, इंटेलेक्चुअल देखता हूँ। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल भी देख लेता हूँ, और मैं फाइनेंशियल भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल एक बार देखते हैं हम। तो इंटेलेक्चुअल क्या हो सकता है? कोई हो सकता है कॉपीराइट या पेटेंट, कोई एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ उसी कंपनी ने बनाई है और वो कंपनी उस चीज़ को क्लेम करती है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल में हो सकता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। ठीक है, फाइनेंशियल्स में हो सकता है सब्सिडाइज्ड लोन्स। ठीक है, और कुछ स्कीम्स हो सकती हैं। ठीक है, और फिज़िकल में हो सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन लैंड। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे हर हर ये क्या होता है? ये एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पे जो बहुत सस्ता होता है और कंपनीज को बहुत सस्ते दाम पे मिल जाता है। किस चीज़ के लिए? कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है इसके लिए, या कोई ऑफिस बनाना है इसके लिए। SEZ कहते हैं इनको। इवन अगर मैं गूगल पे भी गूगल करूँ तो नोएडा मेरे घर के आसपास है, तो उसका एक SEZ लैंड नोएडा के बाहर है। यानी सिटी में नहीं होता ये लैंड बाहर होता है। ठीक है, अब अ, अब हम सारे ही लोग
शोज़ देखते हैं, हम सारे ही लोग एक फ्रंट स्टेज देखते हैं, बट बैक स्टेज की जो कहानी होती है वो हर किसी को नहीं पता होती, है ना। मोस्ट ऑफ द इंडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज विदाउट विच मॉडल विल कोलैप्स, यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके बिना मॉडल कोलैप्स कर जाता है, यानी बिजनेस मॉडल टूट जाएगा। तो वो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में लेते हैं, ठीक है। इन्हीं में ही दो, अब अलग टाइप में मैं उसे देख रहा हूँ, ठीक है। एक होगा टेंजिबल, एक होगा इंटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? टेंजिबल मतलब फिजिकल विच यू कैन टच, और इंटेंजिबल मतलब विच यू कांट टच। तो टेंजिबल में मतलब क्या क्या हो सकता है? अगर रिसर्च है तो हमारे साइंटिस्ट जो लोग हैं, ठीक है। और प्लांट्स इन मैन्युफैक्चरिंग भी एक टेंजिबल एसेट हुआ, है ना। और लेट्स से फंड्स, फंड्स भी हमारे इंटेंजिबल एसेट हुआ, ठीक है। फंड, मनी, कैपिटल जो भी है, ठीक है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या क्या हो सकता है? पेटेंट हो सकता है, ठीक है। ब्रांड हो सकता है, कंज्यूमर है तो ब्रांड हुआ। अगर एडवर्टाइजिंग है तो उसके लिए इंटेंजिबल ट्रैफिक, इंटेंजिबल की रिसोर्स क्या हुआ? ट्रैफिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने की रिसोर्सेज के बारे में समझी। अब इसके बाद मैं एक लाइन बोलता हूँ, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन द की रिसोर्स एंड वी टेक केयर ऑफ आर की रिसोर्स, वी nurture the key resource, we invest well in key resource, then we are de-risking the de-risking the business because of the protection of key resource। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस के जो मेन की रिसोर्स है उसका ध्यान रखते हैं, और उसका ध्यान हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है? फेलियर के रिस्क से बचा रहा है। इसलिए हम हमारे बिजनेस के की रिसोर्स को एक अच्छे रूप में देखते हैं। जैसे जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स से कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। वो लेट्स से एक फैक्ट्री है, वहाँ पे शर्ट्स बन रही हैं, ठीक है। तो उनका सबसे बड़ा की रिसोर्स क्या होगा उनके लिए? उनकी प्लांट्स, उनका मशीन, है ना। तो उनके लिए उनका सबसे बड़ा की रिसोर्स उनका प्लांट और मशीनरी होगा। अगर प्लांट और मशीनरी उनके पास नहीं है तो उनका बिजनेस डूब जाएगा, ठीक है। अब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अगर मशीनरी आएंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बना पाएंगे, या कपड़ा प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे कि वो अपने बिजनेस के फेलियर का रिस्क कम कर देंगे, ठीक है। रिस्क ख़त्म नहीं होगा, किसी भी बिजनेस का रिस्क ख़त्म नहीं होता, बस रिस्क कम ज़्यादा होता है। यू जस्ट हैव टू प्ले इन बिटवीन द रिस्क, ठीक है। अननोइंगली अगर हम अपना की रिसोर्स नहीं डिफाइन करेंगे तो वी मे एंड अप लूजिंग द की रिसोर्स एंड इट इज़ वेरी रिस्की फॉर बिजनेस। तो अगर हम अपने की रिसोर्स को स्पेसिफाई नहीं करेंगे या उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो अननोइंगली हमारा बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने अभी की रिसोर्स देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं की एक्टिविटीज़, ठीक है। की एक्टिविटीज़, की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जो वैल्यू को बनाने में या डिलीवर करने में मदद करती है, ठीक है। व्हेन यू क्रिएट समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इट इज़ रिलेटेड टू द एक्टिविटी, ठीक है। तो की एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? की एक्टिविटीज़ में तीन चीज़ें होती हैं: प्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब तीन चीज़ों में हम एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हम कुछ चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स से प्रोडक्शन में हम क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? प्रोडक्शन में हम ले सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हम एग्जांपल हमने पहली क्लास में देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो उनके लिए उनका की एक्टिविटी क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे हो रहा है या कौन कर रहा है, ठीक है। दूसरा हो सकता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
ठीक है, सप्लाई चेन का कोई सॉफ्टवेयर हुआ, या सप्लाई चेन किस तरीके से हो रही है ये, ठीक है। प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है, ठीक है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी आता है कि किसी चीज़ को हम डिज़ाइन कर रहे हैं देन उसको डेवलप भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग भी आ जाता है प्रोडक्शन में, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हम देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादातर लोग सर्विस बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जो किसी सर्विस को दे रहे हैं, क्योंकि किसी की कुछ प्रॉब्लम है तो वो तो सामने वाला इंसान या सामने वाला बिजनेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो ये मोस्टली सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, जैसे कंसल्टिंग, ठीक है। डॉक्टर्स भी इसमें आता है क्योंकि डॉक्टर कंसल्ट करता है, लॉयर्स भी लिख सकते हैं हम इसमें, सी एस भी लिख सकते हैं, सी ए एंड सी एस, हम साथ में इसमें काउंसलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक, ह्यूमन एलिमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। की एक्टिविटीज़ बेसिकली बिजनेस की कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। अभी हमने की रिसोर्स देखा, की एक्टिविटीज़ देखा, अब हम देख रहे हैं की एक्टिविटीज़ आर एज अ कोर बिजनेस एक्टिविटी, यानी बिजनेस की कोर एक्टिविटी क्या है, ठीक है, जो बिजनेस की ग्रोथ को डेवलप करे या बढ़ाए, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी इन टू फॉर्म, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर ग्रोथ ऑफ कंपनी जो होती है, लीनियर ग्रोथ ऑफ द कंपनी वो बढ़ती है कॉस्ट की ग्रोथ के साथ, ठीक है। जिस तरह से कंपनी में पैसा बढ़ता है उस तरह से कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूँ लीनियर ग्रोथ ऑफ कंपनी लीड्स टू ग्रोथ ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जब कंपनी की ग्रोथ होती है, या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब कंपनी की ग्रोथ होती है तो कॉस्ट भी बढ़ती है साथ साथ, ठीक है। जैसे एक फिक्स्ड कॉस्ट है, लेट्स से मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ की कुछ सैलरीज़ है, अब वो हर महीने जाएगी, तो वो एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है। अब वो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो फिक्स्ड कॉस्ट तब तब बढ़ेगी जब जब मेरा बिज़नेस ग्रो करेगा, ठीक है। लेट्स से मेरा बिज़नेस ग्रो करेगा तो मैं उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करूँगा, मैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करूँगा तो मुझे उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेट्स, पहले मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ थे, अभी 100 एम्प्लॉय हैं, तो मुझे 100 की सैलरी देनी है अब। तो साथ साथ ये कॉस्ट भी बढ़ाता है, ठीक है। और नॉन लीनियर जो ग्रोथ होती है वो होती है जहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ होती है, यानी ये किसी कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट विद द कॉस्ट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा की एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं की पार्टनरशिप, यानी वो लोग जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, ठीक है। की पार्टनरशिप्स देखते हैं जो कंपनी में है ही नहीं, यानी कंपनी के बाहर के लोग हैं, जैसे कुछ आउटसोर्स लोग हुए, या आपके आपके डेवलप्ड नॉन नॉन वर्किंग डायरेक्टर्स हुए कंपनी के, जो कंपनी में होते नहीं है लेकिन वो कंसल्ट करते हैं एज अ मेंटोर या किसी और पोजीशन पे, ठीक है। तो की पार्टनरशिप जो घूमता है वो घूमता है सिर्फ इन चार चीज़ों के अराउंड, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है, कंपटीशन, पार्टनरशिप और बायर सप्लायर, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे ऐसे कौन से लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ठीक है।
यानी बायर सप्लायर का रिलेशन हमें ये देखना है कि जो हमारा बाहर का पर्सन है, ठीक है, वो उसका हमसे कैसा रिलेशन है, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है बट उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हमें अपने बाहर के पर्सन से इसलिए करनी होती है क्योंकि कुछ लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कोई इंसान किसी एग्रीमेंट को साइन करके कोई पीछे ना मुड़ जाए, तो इसीलिए हम पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। कंपटीशन, कंपटीशन, कंपीटिंग कंपनीज जब एक साथ आती हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। किसी एक मार्केट में लेट्स से किसी एक मार्केट में 10 साड़ी वाले हैं या 10 एक जैसी शॉप्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का एक का कस्टमर दूसरा ले गया या दूसरा कस्टमर तीसरा ले गया। इसका मतलब ये है उस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, जो जो इतने सारे लोग उसमें आ गए, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं, नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स एंड सप्लायर्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस का बिटवीन टू नॉन, स्ट्रेटेजिक अलायंस बेसिकली यही होता है कि जो दो नॉन कंपीटिंग कंपनीज होती है उनकी पार्टनरशिप होती है। जैसे अ, एक कंपनी है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स के अंदर हर गाड़ी के अंदर एक बैटरी लगती है, ठीक है। अब वो बैटरी क्या है, वो बैटरी भी कोई दूसरी कंपनी बना रही है जो सिर्फ बैटरी ही बनाती है। तो लेट्स से वो एक्साइड करके एक कंपनी है, एक्साइड बैटरीज, वो बना रही है। तो उन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो दोनों आपस में ही नॉन कंपीटिंग है। यानी अ, टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बेचता है, वो बैटरी बेचता है। अब वो बैटरी किसी को भी बेचे, वो गाड़ी किसी को भी बेचे, ठीक है। बट यहाँ पे उनको ज़्यादा ज़रूरत है, टाटा मोटर्स को बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत है, ना ही सिर्फ एक्साइड बैटरी से, बट वो किसी और दूसरी बैटरी से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि हमारा बिजनेस मॉडल फीजिबल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा बिजनेस मॉडल वायबल है या नहीं है, यानी उससे रेवेन्यू हम बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते। तो रेवेन्यू हम बना तो सकते हैं, तो ये देखते हैं कि यार रेवेन्यू की मेन बेसिकली सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है ओनरशिप फ़ी, आप किसी चीज़ को ओन करते हो तो, नॉट ओनरशिप फ़ी, ओनरशिप सेल। अगर आप कोई किसी को चीज़ कोई बेचते हो तो वो ओनरशिप फीस होती है। जैसे मैंने किसी इंसान को लेट्स से एक लैपटॉप बेचा, तो उसको मैंने लैपटॉप बेचा, तो अब मैं पहले उसका ओनर था, अब उसका ओनर कोई और है, ठीक है। एक होता है यूसेज फ़ी, आप किसी चीज़ को कुछ कुछ समय के लिए यूज़ करते हो, देन उसको छोड़ देते हो, ठीक है। यूसेज फ़ीस हो गया। जैसे कोई प्रोडक्ट हमने किसी चीज़ के लिए, इसमें रेंट का एग्जांपल तो नहीं आएगा, इसमें आएगा हाँ, यूसेज फीस में हम मोबाइल डेटा का यूज़ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने एक महीने का अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाया इंटरनेट का, या जो भी हम प्लान लेते हैं, तो हमने उसको एक महीना यूज़ किया एंड देन वो ख़त्म, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हो सकता है तीसरा एग्जांपल हो सकता है ब्रोकरेज। ये भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है, ब्रोकरेज की। जैसे जैसे कोई भी प्रॉपर्टी सेल करता है तो जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है वो अपना एक ब्रोकरेज फीस अपने बीच में रखता है दोनों साइड से, ठीक है। एक एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है एडवर्टाइजिंग, जैसे फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, जो कि हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फेसबुक एड एंड गूगल एड्स में हम पैसा तो फेसबुक और गूगल को देते हैं, बट वो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम है, ठीक है। एक टाइप होता है सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम का एग्जांपल सबसे अच्छा हो सकता है इसमें, ठीक है। एक रेवेन्यू टाइप होता है रेंटिंग, ठीक है, कि आप किसी चीज़ को कितना रेंट कर रहे हो, कितने समय के लिए रेंट कर रहे हो, या आपने किसी चीज़ को रेंट पे लिया हुआ है, तो वो भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है किसी बिजनेस के लिए। और लास्ट हो सकता है लाइसेंसिंग, किसी चीज़ का लाइसेंस लेना, ठीक है। जैसे अ, कोई जैसे एक लाइसेंस होता है फसाई, ये हर एक खाने के प्रोडक्ट के पीछे इसका लोगो बना होता है। इट मीन्स कि जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है उसके पास फसाई का लाइसेंस है, और फसाई उसे अप्रूव करती है कि हाँ ये जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो उसमें कुछ हानिकारक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो फसाई उसे अप्रूव करती है। तो
हर इस दुनिया में, नॉट इस दुनिया बट इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास फसाई का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है, वो एक लाइसेंसिंग फ़ीस है, ठीक है। वो किसको मिल रही है, लाइसेंस की जो भी फ़ीस होगी वो एक तरह से रेवेन्यू स्ट्रीम हुआ फसाई के लिए, ठीक है। तो ये जो वायबिलिटी हम देखते हैं अपने बिजनेस की, ये कहाँ होता है, ये थ्री थ्री सी के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर से ही हमें पैसा आता है, थ्री कस्टमर थ्री कस्टमर से ही हमें पैसा आता है, कस्टमर चैनल, कस्टमर सेगमेंट, इन सब से ही हमें पैसा आता है। तो और वो सीधा इसके नीचे जाता है। हम अगर कैनवस मॉडल में इसको देखें तो कैनवस मॉडल में कहाँ दिखता है, कैनवस मॉडल में यहाँ दिखता है रेवेन्यू स्ट्रीम, ठीक है। तो कैनवस मॉडल में हम हमें यहाँ दिखता है, और हमें ये भी बताता है कि हम कितना पैसा एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट से अर्न करने वाले हैं, ठीक है। हमारा कस्टमर वैल्यू, हमारा जो कस्टमर है वो हमें कितने कितने कितना वैल्यू दे पा रहा है, ठीक है। और अगर हमारा मॉडल बिल्कुल सही है तो हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारे कॉस्ट से भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और हमें, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर पे आऊँ तो यहाँ पे जो ये कॉस्ट है, हमें अपना रेवेन्यू हमारी कॉस्ट से ज़्यादा ही लेके आना है ताकि हम प्रॉफिट बना सकें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, ठीक है। साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो मैं से डे 2 में वापस आता हूँ, और एग्जाम्पल्स हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि एसेट एसेट वैल्यू, ठीक है। एसेट वैल्यू या ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप सेल, ठीक है। लेट्स से मैंने घर लिया, हाँ घर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। घर का एग्जांपल लेते हैं तीन के सेगमेंट में, यानी इन तीनों को समझते हैं एक ही साथ, ठीक है। तो अगर मैं घर अपना खरीद, मतलब मैं किसी और से घर लेता हूँ तो उसकी ओनरशिप मेरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो वो हुआ तो वो हुआ ओनरशिप फीस, ठीक है। ओनरशिप फीस हुआ। अगर मैं घर रेंट करता हूँ तो वो क्या हुआ, वो रेंटिंग फीस हुई, ठीक है। वो रेंटिंग फीस हुई। और अगर मैं घर कुछ समय के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, जैसे एक दिन के लिए मैंने यूज़ किया, जैसे हम सभी देखते हैं एयरबीएनबी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो वो हुआ यूसेज फीस। तो हमने घर का ही एग्जांपल ले लिया इन तीन सेगमेंट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ही एग्जांपल को इन तीनों में फिट किया, ठीक है। ब्रोकरेज भी देख सकते हैं कि अगर कोई ब्रोकर है वो हमें घर दिलवा रहा है तो वो तो उसे हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब इसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। थ्री थ्री सी के नीचे जो रेवेन्यू स्ट्रीम था उसके जस्ट साइड में कॉस्ट स्ट्रक्चर भी था। तो हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर भी देखना है कि हमारे बिजनेस में कितना कितना खर्चा होगा। तो बेसिकली कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, यहाँ पे बस हमें खर्चा लिखना है अपना, या एक्सपेंस कह लो, ये लिखना है, ठीक है। तो इनको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हम क्या कह सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरीज हो गई, ये सब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल हो सकता है। जैसे लेट्स से इस महीने मुझे सिर्फ 10,000 रुपये का ही माल बनाना है, तो मैं रॉ मटेरियल 10,000 के ही हिसाब से खरीदूंगा, ठीक है। लेट्स से अगले महीने मुझे माल ज़्यादा बनाना है, तो मैं उसके हिसाब से ही रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ठीक है। लेट्स से मुझे शर्ट बनानी है, 10,000 शर्ट बनानी है, ठीक है, और वो लेट्स से 10 थान में बनती है, तो मैं 10 थान ही खरीदूंगा। तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो डिफ़र करेगा मंथ टू मंथ, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, जैसे सैलरीज देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई आए ना आए इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना ही है। तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हमें इसमें साथ साथ ये भी इंकर्ड करना है कि ऑपरेशन में कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें देखना है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है
वो बिजनेस पे डिपेंड करती है डिस्पाइट ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैंने बताया ना कि अगर मुझे ज़्यादा सामान बनाना है या ज़्यादा माल बनाना है बेचने के लिए, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारी वेरिएबल हमारी कॉस्टिंग कैसे होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। और साथ साथ हमने यहाँ पे कैनवस मॉडल भी ख़त्म कर लिया कि हमारे कैनवस मॉडल में क्या क्या होता है। थ्री के होते हैं, 3 C's, ठीक है। वैल्यू प्रोपोर्शनल, रेवेन्यू स्ट्रीम और कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग ना क्या करते हैं, उनको ये देखना होता है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या अच्छा बना है या नहीं बना, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, हम उससे पहले ही ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हम कर सकते हैं एक बिजनेस कैनवस मॉडल बनाते हुए, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अगर हमें पता होगा कि हम क्या गलती करने वाले तो हम उसको अवॉइड ही कर लेंगे ना पहले, ठीक है। तो जो बीएमसी है यानी बिजनेस मॉडल कैनवस जो है वो एक पिक्टोरियल टूल है, यानी पिक्टोरियल टूल यानी जहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू हमें हमारी कंपनी की सेल्स, हमारी कंपनी का रेवेन्यू, ये सब हमें दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमें अपना बिजनेस मॉडल हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है जिसमें हम ग्रोथ देख सकें, जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए अलग अलग कलर्स का यूज़ करें। जैसे जैसे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट के टाइम पे हम रेड कलर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो एक एक्सपेंस है, ठीक है। रेवेन्यू के टाइम पे हम ब्लू ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन मनी का कलर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक अलग अलग कलर्स को यूज़ कर सकते हैं सो दैट हमें पता चल सके कि हमें किस पे ध्यान देना और किस पे कम ध्यान देना है। लाइक रेवेन्यू पे तो ध्यान देना ही है, बट उससे ज़्यादा ध्यान हमें एक्सपेंस पे देना है कि एक्सपेंस हमारा ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक बिजनेस कैनवस मॉडल बनाना है, ठीक है। और हमें साथ साथ ये भी देखना है कि हमारा जो बिज़नेस कैनवस मॉडल है वो हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए कैसे बनाएंगे और डोमेस्टिक मार्केट के लिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये देखना है कि हमारा जो बिज़नेस कैनवस मॉडल है उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं ताकि वो हमेशा उसमें जब हम उसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर देंगे तो हम हमारी सारी चीज़ें उसमें स्पेसिफाई करने के बाद हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हम कहाँ रुक रहे हैं, ठीक है। लेट्स से अगर हम की पार्टनर्स पर रुक रहे हैं तो हम की पार्टनर्स पर फोकस करेंगे। अगर हमारा सेल नहीं आ रही यानी हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम सिर्फ कस्टमर सेगमेंट या कस्टमर को लाने का जो चैनल है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बिज़नेस तो समझा, हमने ये भी समझा कि बिज़नेस क्या है और बिज़नेस को किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हमें इसको एक असाइनमेंट के रूप में लेके चलना है। असाइनमेंट के रूप में हमें इसको किस किस तरीके से लेके चलना है, हमें एक बिजनेस कैनवस मॉडल बनाना है अपने लिए जो हमारे बिजनेस को दिखाए और हमारे बिजनेस को समझाए कि हमारे बिजनेस की मेन कस्टमर सेगमेंट क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, हमारे की पार्टनर्स कौन कौन से हैं, हमारे बिजनेस में रेवेन्यू स्ट्रीम क्या आती है। तो इस समय अब इफ़ यू आर वाचिंग दिस क्लास, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपका होमवर्क यही है, आपका एक असाइनमेंट है, आपको बिजनेस कैनवस मॉडल बनाना है अपना इस तरीके से जैसा मैंने बना के दिखाया था ये। और आपको यहाँ पे की पार्टनर्स अपने लिखने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कैनवस बिजनेस मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। और एक कैनवस बिजनेस मॉडल मैं बना के देता हूँ, ठीक है। मैं इस लाइव क्लास में एक कैनवस बिजनेस मॉडल बनाऊँगा अपने लिए और साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं आपको आपको ये होमवर्क करना है कि आप अपने कैनवस बिजनेस मॉडल में ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखना है आपको। तो अब मैं एक कैनवस बिजनेस मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। मैं उसके लिए
हम्म ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, मैंने यहाँ से लाइन बना ली, और ये 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 चीज़ें मैं 3 Cs के लिए, 3 Ks के लिए वीडियोस बना लेता हूँ, जहाँ पे हाँ, तो मैंने यहाँ पे 3C 3K के लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू प्रोपोर्शंस। अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूँगा कि 3K क्या है, 3C क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, या ये सब मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप, यहाँ पे आता है कस्टमर रिलेशनशिप, तो मैं कस्टमर रिलेशनशिप लिखता हूँ क्या, सोशल मीडिया, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मैं अपने मेरी एक वीडियो मार्केटिंग एजेंसी है, और मेरी वीडियो मार्केटिंग एजेंसी में मैं क्या करता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। या इन्फ्लुएंसर हुआ या कोई प्रोडक्ट हुआ, इनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि मैं इन इन वीडियोस जो मैं अपने इन्फ्लुएंसर्स के लिए बनाने वाला हूँ, उन वीडियोस के थ्रू मैं और मार्केटिंग कैसे करूँगा, ठीक है। मैं उन तक कैसे पहुँचूँगा। लेट्स से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको अपनी वीडियोस बनवानी है, उनको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैं उनसे कैसे उन तक कैसे पहुँचूँगा। सोशल मीडिया के थ्रू मैं पहुँच सकता हूँ, ठीक है। रेफरल्स के थ्रू मैं उन तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। रेफरल्स के थ्रू मैं उन तक पहुँच सकता हूँ, ईमेलिंग के थ्रू मैं उन तक पहुँच सकता हूँ। तो ये हुआ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि मेरे कस्टमर्स हैं कौन। तो पहली चीज़, मेरे कस्टमर इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है तो वो भी मेरा मतलब कस्टमर हो सकता है, ठीक है। कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वो भी मेरा टारगेट कस्टमर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, चैनल्स, कि मैं उनको किस तरह से डिलीवर करता हूँ कंटेंट, या मैं उनको किस तरीके से उनका जो वीडियो है वो भेजता हूँ, ठीक है। या मैं उनको मेल कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं उनको लिंक के थ्रू भेज सकता हूँ, ठीक। इसके बाद साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि मेरे को ज़्यादातर लोग मेरे को पसंद क्यों करते हैं, मेरी एजेंसी को पसंद क्यों करते हैं। वैल्यू प्रोपोर्शन, ऐसा क्या है जो ये सारे सेलिब्रिटीज़ अब मुझसे अपना वीडियो शूट करना चाहते हैं। वो क्या हो सकता है, मेरी एडिटिंग स्किल्स, मेरी एजेंसी की एडिटिंग स्किल्स, या मेरे पास जो एडिटर है उनकी एडिटिंग स्किल्स, ठीक है, वो हो सकता है। या मेरा कैमरा हो सकता है, कैमरा क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी हो सकती है। साथ साथ ये भी हो सकता है कि मैं अपनी वीडियोस में, मेरी सारी वीडियोस में जो मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए बनाता हूँ, मेरी सारी वीडियोस में मैं एडिटिंग या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देता हूँ। यानी अगर मेरे कस्टमर को वो वीडियो पसंद नहीं आई तो वो मुझसे एडिट करवा सकता है कितनी भी टाइम्स, ठीक है। अब की एक्टिविटीज़ देखते हैं। की एक्टिविटीज़ यानी वो एक्टिविटी जो हमारे कस्टमर को अ, जो हमारे कस्टमर को अ, मतलब हमारे कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर सकती है, ठीक है। मैं 5 मिनट का पॉज लेता हूँ, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्लास दोबारा लाइव करते हैं। ठीक है। तो हम्म तो अब हम वो लोग देखते हैं कि जो हमारे की पार्टनर्स की एक्टिविटीज़ और की रिसोर्सेज में आएंगे, ठीक है। तो की रिसोर्सेज में कौन लोग आएंगे, वो आएंगे हमारे एडिटर्स, ठीक है, डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, ठीक है। वो लोग हमारे, अगर हम कोई इंटरनल मॉडल हायर करते हैं, ठीक है, वो, ठीक है,
बाकी तो जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो खैर मॉडल हैं ही, ठीक है। की एक्टिविटीज़, की एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ होंगी जो हम जो हमारी मेन एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वीडियो शूटिंग, ठीक है। वीडियो शूटिंग हुआ, और कंटेंट क्रिएशन हुआ, आउटडोर शूट हुआ, ठीक है, कोई ब्रांड कोलैबोरेशन हुआ, ठीक है। ये हमारी की एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, जिनसे जो मतलब हमारी कोर कोर चीज़ें हैं, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि या कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ रख सकते हैं। तो शूट कह सकते हैं, ठीक है, हम शूट कह सकते हैं की एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और पीआर कह सकते हैं, पब्लिक पीआर। पीआर यानी जैसे हम इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़े हैं, तो हम उसी को किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं, और उस कंपनी को भी हम हम अपने इन्फ्लुएंसर के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और की पार्टनर्स में हमारे वो लोग होंगे जो आउटसाइड कंपनीज हैं, जैसे कुछ ब्रोकर्स हुए, ठीक है, कुछ ब्रोकर्स हुए जो हमको उन मॉडल्स का कांटेक्ट, उनसे हमारा कांटेक्ट कराएं, ठीक है, जो उनसे हमारी कनेक्शन, मतलब एक तरह से हमारा कम्युनिकेशन करवाएं, ठीक है, वो ब्रोकर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कंपनी के आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे हम लिखते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम। रेवेन्यू स्ट्रीम में क्या हो सकता है, रेवेन्यू स्ट्रीम में हमारी फ़ीस, ठीक है, हमारी फ़ीस हो सकती है। अभी तो एज अ वीडियो मार्केटिंग एजेंसी यही एक अभी तो रेवेन्यू स्ट्रीम होगा, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर हो सकता है सैलरीज़, ठीक है, हम किसी शूट पे जा रहे हैं तो शूट में कितना खर्चा आया वो, ठीक है। तो ये सारी हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा। तो जिस तरह से मैंने ये एक बिज़नेस मॉडल बनाया, इस तरह से आपको भी अपने लिए एक बिज़नेस मॉडल बनाना है, ठीक है। और देखना है कि, और मतलब काफ़ी सोचना है इस पे कि मैंने तो अभी जो बिज़नेस मॉडल बनाया वो तो काफ़ी छोटा बनाया और काफ़ी बहुत जल्दी बनाया, ठीक है। लेकिन आपको बिज़नेस मॉडल अपना ऐसा बनाना है कि आपका बिज़नेस मॉडल के सब कि आपके बिज़नेस मॉडल के बारे में सबसे ज़्यादा आपको ही पता हो और किसी को ना पता हो, ठीक है। किस तरह से आपका बिज़नेस मॉडल काम करता है, अगर हमने ये सही फिगर आउट कर लिया तो हम आगे डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और हम एक असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के जो जो शीट है, एक्सेल रिसोर्स शीट में आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा इसके साथ साथ, जिसमें मतलब जिसमें वो आपको असाइनमेंट करना है, और वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है, ठीक है। वो असाइनमेंट कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पे आपको बहुत हार्ड नहीं होगा, ट्राई करना है असाइनमेंट करने का, बहुत हार्ड नहीं होने वाला है वो असाइनमेंट में आपको अपना पहला एक तो यही होगा, बिजनेस कैनवस मॉडल बनाना है। तो वो क्वेश्चंस टाइप्स होंगे असाइनमेंट, जहाँ पे अ, एक डॉक होगा, डॉक में आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और नीचे अपना बिजनेस कैनवस मॉडल बनाना है, ठीक है। कोई मतलब असाइनमेंट वो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बस आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि बिजनेस मॉडल आपका बिजनेस मॉडल के बारे में आप कितना सोचते हैं, या आपने कभी ना कभी बचपन में अपने बिजनेस मॉडल के बारे में सोचा था कि क्या मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा होगा, या उसका मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो है मैंने साथ साथ कोर्स करिकुलम भी खोल लिया है। तो अभी जो है हमने पहली चैप्टर कंप्लीट किया है, जहाँ पे हमने पूरा किया है मास्टरिंग बिजनेस मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेन योर माइंड फॉर सक्सेस करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट अपना कैसे रखना है, हमें प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आनी है, ठीक है, हमें अपने स्टैंडर्ड्स हाई कैसे रखने हैं, ठीक है, हमें खुद को ही इवॉल्व कैसे करते जाना है, हम वो सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग कंसेप्ट को सीखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।